हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर 3। तो आज हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, बायोलॉजी को अगर समझना है तो इसके जो टर्म्स होते हैं उनकी मीनिंग पर ध्यान दीजिए, उसी से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। बायो के अंदर जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना, और स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और ये कहां पर संपन्न होती है? ये होती है टेस्टिज के अंदर। हमारे अंदर दो टेस्टिज पाई जाती है, लेफ्ट टेस्टिज और राइट टेस्टिज। तो ऐसा माना जाता है 1 मिनट के अंदर एक टेस्टिज में लगभग 4000 के आसपास स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स बनते रहते हैं। लेकिन वो हर टाइम इजैकुलेट नहीं होते रहते हैं। हर वक्त तो इजैकुलेशन नहीं होता है, मतलब हर वक्त जो है स्पर्म बाहर तो नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक टाइम पर ही वो बाहर निकलेंगे जब उनका निकलने का टाइम होगा। तो उस टाइम पर होता क्या है कि स्पर्म का प्रोडक्शन तो लगातार हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहे। तो स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद में उनको स्टोर कर लिया जाता है और वो स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में। और फिर वहां से जब उनकी जरूरत होती है तो आगे चलकर ट्रेवल करके यूरिथ्रा तक चले जाते हैं और यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। चलिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक होता है गैमेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट का फॉर्मेशन होना। गैमीट क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेल के अंदर मेल गैमीट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। मेल के अंदर मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट को बोलेंगे हम एग या फिर ओवम। ओके, तो स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को हम लोग मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं, और फीमेल में यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis, क्योंकि वहां पर क्या बनते हैं? ओवम या फिर एग बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसका एक सेक्शन व्यू है, उसको इस तरह से काटा गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? जो कि टेस्टिज के अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। एक लोक्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पर इसका एक सेक्शन दिखाया गया है। अब इस सेक्शन को अगर देखिए तो इसमें यह है हमारा पूरा का पूरा जो सर्कुलर दिखाया गया है, ये पूरी एक क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये बीच में धसी हुई है। इसके चारों तरफ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि इसको इसकी जगह पर रखते हैं। ये इसका ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो ग्रीन कलर का है ये है ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या फिर ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, ल्यूमेनी बेसल लैमिना या बेस। तो ये बेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ओके, इसके चारों तरफ होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। इन्हीं के जो हमारी क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाहर की तरफ कौन सी सेल्स होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये वाली जो सेल्स है जो ग्रीन कलर से दिखाई है इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स। अब ये जो सेल्स होती है ये मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनाती है, और मेल एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर कि हाइपोथैलेमस से पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके उसको स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, FSH और LH, जिसमें से LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो लीडिक सेल्स पे आकर काम करता है और इसको स्टिमुलेट करता है ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर जो अंदर का एनवायरमेंट होता है, जो ल्यूमेन होता है, वो ज्यादातर वाटर सोल्यूबल होता है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि फैट सोल्यूबल है। तो उस फैट सोल्यूबल हार्मोन को यहाँ पर बांध के रखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, FSH। तो FSH का स्पर्मियोजेनेसिस में भी रोल होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसको भी हम देखेंगे अभी धीरे धीरे। चलिए, तो शुरू से देखते हैं। ये एक सेक्शनल व्यू है। ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कुछ ब्लड वेसल्स भी होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है वो अंदर पास नहीं होना चाहिए। उसके लिए नेचर ने क्या किया है, यहाँ पर ये जो सेल्स है सस्टेंटेक्युलर सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स, इनके बीच में बहुत ही टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं। वो इतने टाइट होते हैं कि इस ब्लड को यहाँ पर एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में घूम रहा है, और शरीर की सभी कोशिकाएं हमारी कैसी है? सोमैटिक सेल्स है।
ओके, तो ये गैमेट नहीं बनाती है। तो गैमेट बनाने वाली जो सेल्स है उससे हमारा जो ब्लड है वो अनजान है। अब अगर मान लीजिए कि ये वाला जो ब्लड है वो यहाँ पर एंटर कर जाता है और स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ब्लड ने इस स्पर्म को पहले कभी नहीं देखा, तो पहली बार जब इनका सामना होगा तो जो हमारा ब्लड है वो इसको एज ए फॉरेन बॉडी कंसिडर करेगा स्पर्म्स को, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो स्पर्म के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज को डिजाइन करेगा और वो एंटीबॉडीज फिर इस स्पर्म को खत्म कर सकती है। तो हमारी बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके कोई एंटीबॉडी ऐसी बने जो उसी की खुद की सेल पर अटैक करके उसको नष्ट कर दे या फिर खत्म कर दे। तो यहाँ पर एक बैरियर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिज बैरियर। कहाँ पर पाया जाता है वो? यहाँ पर बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि जो ब्लड है उसको अलग रखते हैं टेस्टिज से या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है उनके कांटेक्ट में आने से उसको बचाया जाता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद में ये थे हमारा ब्लड वेसल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल है। इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज करना। ये कनेक्टिव टिश्यूज है बीच बीच में जो ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये है इसका बेस। ये है जर्माइनल एपिथेलियम या इनको सिंपली बोलते हैं जर्म सेल्स और ये डिप्लॉइड नेचर की होती है। डिप्लॉइड नेचर की इनका काम होता है आगे चलकर स्पर्मेटोगोनिया बनाना और यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और यही स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल्स में। तो स्पर्म सेल्स जो होती है वो मोटाइल होती है, मोटाइल, और स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इरेगुलर शेप की सर्टोली सेल्स होती है या फिर इनको बोलते हैं सस्टेंटेक्युलर सेल या फिर एक और नाम है नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल। अब इनका जो काम है वो ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। भाई जो यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है क्योंकि बाहर से जो ब्लड है वो तो इनके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, तो सर्टोली सेल बाहर से ब्लड को लेगी और उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उस न्यूट्रिशन को धीरे धीरे सप्लाई करती जाएगी इन ग्रो करते हुए स्पर्म्स को। तो इनका काम होता है नर्सिंग करना या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जो डेवलपिंग हमारे स्पर्म्स है उनको। जो ये अंदर का एनवायरमेंट है अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रीजन या फिर ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो बनने के बाद ल्यूमेन में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ के ल्यूमेन में रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन और स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होती है। तो चलिए बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को देखते हैं कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है किस किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल होती है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और जब स्पर्म बन जाते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है उसके अंदर का जो जगह है, स्पेस है, उसके अंदर उनको रिलीज कर दिया जाता है और फिर उससे होते हुए वो पहुंच जाते हैं एपिडिडाइमिस में, जो क्या करता है? स्पर्म का स्टोरेज करता है और जब उनकी जरूरत होती है तो वो वास्ट डिफरेंस से होते हुए चले जाते हैं यूरिथ्रा की तरफ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो मान लीजिए ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल और ये रही जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। अब ये जर्म सेल्स है और जर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना या गैमीट का प्रोडक्शन करना, क्योंकि हमें पता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो तरह की सेल्स होती है, एक सोमेटिक सेल्स जिसको सर्टोली सेल्स कहते हैं और एक होती है जर्मिनल सेल्स। तो ये जर्मिनल सेल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में लगी हुई है। अब इनमें से मान लीजिए एक सेल, ये एक सेल जर्मिनल एपिथेलियम, ये आगे चलकर इसमें क्या हुआ? बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हुए। ये जो है कैसी हैं? जर्मिनल एपिथेलियम या बोल लीजिए जर्म सेल। अभी जो जर्म सेल है वो कैसी है? 2n है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर 46 है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और उस माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारी सेल्स बनेगी। तो पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में और ज्यादा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, है ना, और 4 से 8 बनेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है
और बहुत सारे नई सेल्स बना दी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनेगी वो सारी की सारी डिप्लॉइड होगी, क्योंकि अभी जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा है, माइटोटिक डिवीजन। ओके, क्या हुआ, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल है उनमें से मान लेते हैं कि एक सेल ने आगे चलकर उसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। कौन सा डिवीजन है ये, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे बहुत सारी सेल्स बनी। अब ये जो सेल्स बनती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा किसके अंदर, जर्म सेल्स में, इन सभी सेल्स को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से दो पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं। इनमें से लगभग एक प्रकार की जो सेल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। एक कौन सी है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। और लगभग आधी जो होती है उनको बोला जाता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। तो एक तो है टाइप बी और एक है टाइप ए। तो ऑलमोस्ट आधे के आसपास ही होती है। अरे लाइट जला दियो, सॉरी बच्चों। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जर्मिनल जो सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स बनेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। इन सेल्स को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इनमें से लगभग आधी सेल्स जो होती है उनको बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और जो आधी सेल्स होगी उनको बोलेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होती है ये स्टेम सेल्स की तरह काम करती है। अब स्टेम सेल्स जो है वो प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह है जो हमेशा डिवाइड करती रहती है। तो इनका काम होता है टू प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया, टू प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आगे डिवाइड करती रहेगी और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाती। ओके, तो ये है स्टेम सेल्स। चलिए, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होती है वो आगे चलकर क्या करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगी। तो मान लेते हैं कि इसमें से ये एक सेल जो है उसको मैं उठा लेता हूं। यहां से यहां तक का जो फेज है, यहां से लेके यहां तक का ये जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्योंकि इस फेज में क्या हो रहा है, जो इस पर जो जर्म सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रही है और बहुत सारी क्या बना रही है, स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन को अपने अंदर इकट्ठा करेगी और साइज में बढ़ जाएगी। और साइज में बढ़ने पर ये थोड़ी सी बड़ी टाइप की या बड़ी सेल्स नजर आती है। अब इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी 2n होती है। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया का साइज में बढ़ जाना और बढ़ने से जो सेल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां से यहां तक का ये जो फेज है जहां पर ये जो सेल है वो ग्रो कर रही है और ग्रो करके साइज में बढ़ रही है, तो इस फेज को नाम दिया जाता है ग्रोथ फेज। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर ग्रोथ होगी सेल के अंदर, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, क्योंकि भी आगे चलकर स्पर्म बनाना है तो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी फिलहाल जितनी भी सेल्स यहाँ पर चल रही है वो सारी की सारी कैसी है, 2n है। स्पर्मेटोगोनिया जो थे ये भी 2n है, 46 क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी 2n है। अब क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस हमेशा जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है। तो उसका काम होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बनाना। अब मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर पहले वाली सेल्स के आधे रह जाते हैं। तो मान लीजिए 46 क्रोमोसोम इसके अंदर थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होगा जिससे 2 सेल बनेगी हैप्लॉइड सेल, और दोनों के अंदर 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे। तो उन सेल्स को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर अगला डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड।
उस मेयोसिस सेकंड में क्या होगा, जो दो सेल्स बनी थी हैप्लॉइड जिनमें 23 क्रोमोसोम थे, वो दोनों आगे चलकर दो दो और सेल बनाएगी, तो टोटल 4 सेल्स बन जाएगी वहां पर, और उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर आधे रहने हैं। तो अब क्या होगा, ये जो सेल है ये आगे डिवाइड करके दो और सेल बनाएगी, और यहां पर जो डिवीजन होगा उसको हमें क्या बोलना है, मियोसिस फर्स्ट। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट होगा। उससे क्या होगा, ये जो सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, तो एक सेल्स ये बन जाएगी और एक ये बनेगी। लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी है, एन होगी। इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन सी सेल है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेल्स जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक जितनी भी सेल्स होगी वो सभी डिप्लॉइड होगी। अब इसके बाद में जितनी भी सेल्स आएगी वो सभी हैप्लॉइड होगी, तो क्रोमोसोम के नंबर उनमें आधे रहने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 40 क्रोमोसोम है, मान लीजिए 40 क्रोमोसोम है, तो बताइए जो आगे चलकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, तो क्या करना है आपको, आधा कर देना। या फिर मान लीजिए ऐसे दे दे क्वेश्चन कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 40 क्रोमोसोम थे, तो बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो या स्पर्मेटोगोनिया हो या जर्मिनल सेल्स हो, सभी के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर डबल होंगे, 40 ही रहेंगे। हाँ, इसके बाद में जितनी भी सेल्स आएगी उन सभी में क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब ये कैसी है, हैप्लॉइड नेचर की है। अब इनसे आगे चलकर दो दो और सेल्स बनेगी, इनसे आगे चलकर दो दो और सेल्स बनेगी, और इन सेल्स को बोला जाएगा स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे इनको, स्पर्मेटिड्स। तो ये जो बनी है इनको हमने नाम दिया है स्पर्मेटिड्स। और ये भी कैसी हैं, एन। ये भी सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड नेचर की, स्मॉल एन। अब यहां पर क्या होगा, ये एक स्फेरिकल सेल है और इन सेल से हमें स्पर्म बनाना है। अब जो स्पर्म होता है वो थोड़ा मोटाइल होता है और एक लंबा सा होता है, लंबी सेल्स होती है, तो इनको आगे चलकर कन्वर्ट करना है। इन सभी सेल्स को आगे चलकर मोटाइल सेल्स में कन्वर्ट करना है, जो कि कुछ इस तरह से होगी, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और ये भी कैसा है, एन। तो यहां से यहां तक का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो भी स्टेजेस आएगी सेल्स की वे सभी हैप्लॉइड स्टेज होगी। तो एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज था जिसमें जर्मिनाइल सेल जो है उसमें माइटोसिस होने से बहुत सारी नई सेल्स बनी जिनको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया ने न्यूट्रिशन को इकट्ठा करा और साइज में ग्रो किया, तो इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। और जो सेल बनेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये भी डिप्लॉइड होती है। अब आता है मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, जिससे दो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद में जो डिवीजन होगा उसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। तो इन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस सेकेंड होगा, और उसके होने से ये दोनों सेल जो है आगे चलकर और हैप्लॉइड सेल बनेगी। क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है उसमें क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के इक्वल रहते हैं। ये पेरेंट सेल है इसके लिए, ये डॉटर सेल है, तो इसके अंदर भी एन है और इसके अंदर भी एन है। यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, लेकिन ये वाली जो है 23 और यहाँ पर होंगे 46। तो इसके लिए इसका पेरेंट ये है और इसके लिए इसकी डॉटर सेल ये है। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल बनी है उनमें क्रोमोसोम आते हैं, पेरेंट सेल में कितने हैं, दुगने हैं उसके, और यहाँ पर सेम ही रहते हैं। तो दूसरा वाला जो मियोसिस होता है वो इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे नहीं होते कि 23 का आधा कर दिया हमने 12.5 या फिर 11.5 के आसपास जो भी हो। तो एक तो हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज होता है, तीसरा फेज कौन सा होगा, मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज का नाम है मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज का क्या नाम है, मैच्योरेशन
तो ये जो तीनों फेज है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तीनों के अंदर कॉमन होते हैं। ओके, तो एक बार और फिर से देख लेते हैं क्या होता है। जो टेस्टिस के अंदर सेमीफेस ट्यूब्यूल है उनकी वॉल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स होती है जो डिप्लॉयड होती है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे बहुत सारे, जिससे बहुत सारी सेल्स बनेगी। इन सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से लगभग आधी सेल्स टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, बाकी की आधी सेल टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स की तरह काम करती है और इनका काम होता है डिवीजन करना, माइटोसिस डिवीजन करना और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस करना। और बाकी की जो आधी स्पर्मेटोगोनिया है वो न्यूट्रिशन को इकट्ठा करके साइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगी और बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज, और यहाँ पर जहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था माइटोटिकली उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। अब इस सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने से दो सेल बनेगी हैप्लॉइड, इनको बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनके अंदर मियोसिस सेकेंड होगा जिससे दो दो और सेल्स बनेगी, तो टोटल 4 सेल्स हो जाएगी इस एक सेल से। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो आगे चलकर 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगी, और अगर ये 10 है तो इसका 4 टाइम्स ये बनेंगे, 4 टाइम्स यानी कि 40 बनेंगे। ओके, तो उससे क्या हुआ, पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, अब इनके अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ तो इनसे दो और सेल्स बनी जिनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्म नहीं बना है क्योंकि स्पर्म ये है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां से यहां तक का ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से यहां तक यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम से स्पर्मेटिड्स तक की जो सेल की स्टेज है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए यहां से लेके यहां तक, ओके, यहां से लेके हमारा यहां तक, नीचे तक थोड़ा सा यहां तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहां लिख देता हूं मैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दो पार्ट्स हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिनमें जर्माइनल सेल्स जो होती हैं वो बहुत सारे डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा स्फेरिकल स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होती है। फिर ये स्फेरिकल स्पर्मेटिड मोटाइल या सिलेंड्रिकल स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये जो सेमीफेस ट्यूब्यूल है इसके ल्यूमेन में आ जाते हैं, तो वहां पर इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो स्पर्म के रिलीज होने की जो प्रोसेस है, स्पर्म के जो हमारी क्या था सेमिफेस ट्यूब्यूल, उसके ल्यूमेन में रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग of sperm into lumen of seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में हैप्लॉइड स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर ये कैसी है, स्फेरिकल है, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है उसको मैं लिखता हूं। तो फिलहाल आप ये डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों, हमने देखा है कि स्पर्मेटिड्स बने हैं स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल सब स्ट्रक्चर जो है ये मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम spherical non-motile spermatids। तो
तो स्फेरिकल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो इस दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं? पहला, जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो कंडेंस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म कंडेंस होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो लगभग इस सेल के अंदर से खत्म ही हो जाता है और टेल वाला जो रीजन है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, जो गोल्जी बॉडीज हैं वो आगे चलकर एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। जो स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म का ऊपर वाला पोर्शन जिसको हेड कहते हैं, उसमें एक्रोसोम होता है और ये एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना है और इसके द्वारा काफी सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनको बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम या स्पर्म लाइसिंग। इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिंग। इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो एग के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करना और बाकी की जो गोल्जी बॉडीज बचती है वो डीजनरेट हो जाती है। तीसरा, जो न्यूक्लियस होता है वो भी कंडेंस होगा। तो न्यूक्लियस कंडेंस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ डीएनए बचता है और बेसिक प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, कोई भी आरएनए नहीं बचता। ओके। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आगे चलकर एक स्पाइरल शेप में अरेंज हो जाता है और उस स्पाइरल शेप को बोलते हैं नीबेर्न कर्न। और एक ऐसी स्ट्रक्चर है स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और जो स्पर्म है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसकी स्ट्रक्चर को और बाद में देखेंगे हम डिटेल में। इस तरह से ये टेल हो गई और यहाँ पर होता है मिड पीस और इसके ऊपर ये होता है हेड वाला पोर्शन। ये हेड हो जाता है, इसके ऊपर ये हो जाएगा एक्रोसोम। ये पूरा हो गया हेड और इस हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है। अभी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो स्टेज हो सकती है, या तो 22A प्लस X वाले क्रोमोसोम हो या फिर 22A प्लस Y वाले हो। ओके। और ये जो होता है बीच वाला पोर्शन इसको बोलते हैं मिड पीस और इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। और ये है टेल, इसी के द्वारा ये जो स्पर्म है वो तैरते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। तो ये होता है स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करता है तो जो संतान है वो लड़की होगी, और अगर वाई वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करता है तो जो संतान है वो लड़का होगा। तो 50% चांसेस होते हैं कि वो लड़का भी बन सकता है, 50% चांसेस है कि वो एक फीमेल चाइल्ड या डॉटर भी हो सकती है। और ये डिपेंड करता है स्पर्म के नेचर पर कि स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला है या फिर वाई क्रोमोसोम वाला है, क्योंकि मेल के केस में, ह्यूमन मेल में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो मेल हेट्रोजाइगस होता है तो वो दो तरह के गैमीट बना सकता है, एक 22A प्लस एक्स वाले और दूसरे 22A प्लस वाई वाले। जबकि फीमेल जो होती है सिर्फ एक ही तरह के ओवम बनाती है, ये वाले 22A प्लस एक्स। तो यहाँ पर ह्यूमन के केस में जो चाइल्ड है, जो प्रोजेनी है, वो कैसी होगी कि संतान जो है लड़का होगा या लड़की, यानी कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन मेल पर निर्भर करता है, फादर पर। तो फादर पर के जो स्पर्म है, जो स्पर्म है उन्हीं के नेचर पर प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो फादर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के केस में करता है, ना कि मदर। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से स्पर्मेटोजेनेसिस का लेक्चर। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे सकूं इजी लैंग्वेज में। इसके बाद में हम लोग फिर देखेंगे स्पर्म का डायग्राम और एक ओजेनेसिस की प्रोसेस भी है, तो उसको भी हमें देखना है।